हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें स्टार्टिंग की थी इलेक्ट्रिसिटी की, इंट्रोडक्शन लेक्चर था, बेसिक लेक्चर था, एकदम आसान आसान चीज़ों को हम लोगों ने जाना था। इलेक्ट्रिसिटी को जान लिया था, प्रतिरोध को जान लिया था, उसके बाद प्रतिरोधकता को जान लिया था और दो तीन और टर्म, चालकता जो कि सीधा क्या होती है, इनवर्स होती है प्रतिरोधकता के। और उसके बाद जान लिया था हम लोगों ने धारा घनत्व को। धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, आई बटे ए। हम सभी लोग जानते हैं जे बराबर होता है आई बटे ए। आज बात करेंगे अपवाह वेग की, उसी को अपवहन वेग भी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंग्लिश में बोलते हैं। सिर्फ उसी की चर्चा होगी आज। अपवहन वेग हम लोग क्या करेंगे, पूरा समाप्त करेंगे। एक बात है कि जो ये लेक्चर रहेगा ये प्रेडिक्टेबल लेक्चर रहेगा, मतलब जो एक्सपेरिमेंट से जो चीज़ें हम लोग जानते हैं, कोई लॉजिक नहीं रहेगा। बेसिकली हम लोग जो लिखेंगे उसी को तुम लोगों को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। बहुत ज़्यादा दिमाग के ऊपर प्रेशर लेने वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले धारा घनत्व को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। जे बराबर हम लोग जानते हैं आई बटे ए होता है, और एक चीज़ और जानते हैं V इक्वल टू होता है आई आर। तो यहाँ पे R बराबर भी जानते हैं, R क्या होता है, रो L बाई ए। जब यहाँ पे मान रखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू रो L बटे ए। और अगर कोई एक चालक तार है और जिसकी लंबाई कितनी है, L है, क्लियर है बात, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है, तो इसकी लंबाई अगर L है, उसमें विद्युत क्षेत्र E है, तो V इक्वल टू होता है E इंटू L, ठीक है ना। तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, ई एल बराबर आई रो एल बटे ए। इसको मान लो समीकरण नंबर सेकंड, इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट से आई का मान, आई बराबर क्या हो जाएगा, जे इंटू ए। यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, जे इंटू ए। इसका मान जब इस समीकरण में रखेंगे तो देखना क्या हो जाएगा, ई इंटू एल बराबर आई का मान रखेंगे जे ए इंटू रो एल बटे ए। देखो ए से ए क्या हुआ, कैंसिल हुआ, एल से एल क्या हुआ, कैंसिल हुआ, क्या आ गया, ई बराबर जे रो। ये फॉर्मूला आ गया, ई बराबर जे इंटू रो, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जे में एक क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। जब हम लोग जे बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे देखो जे बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे रो। तो एक तो ये बात भी सही है, और एक बटे रो क्या होता है, एक बटे रो होता है चालकता यानी सिग्मा। तो जे बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा ई। और यहां से एक नया फॉर्मूला आ गया, जे बराबर सिग्मा ई, यानी चालकता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व तीनों में एक रिलेशन आ गया। बस आसान सी बात थी, कैलकुलेशन बेस्ड बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात और डिस्कस करते हैं। वो बात यह है कि हम लोग पढ़ते हैं कि कोई चालक तार है जिसकी लंबाई L है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, उसको खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी गई, उसकी लंबाई को आधा कर दिया गया, तो उसके प्रतिरोध में हुए परिवर्तन को ज्ञात करना है। इसके बारे में अगर जानना है तो हम लोग एक क्वेश्चन उसी तरह का कर लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन एक तरीके से होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई तुम्हारे पास चालक तार था L लंबाई का, और अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल थी A, ठीक है, A, और इसको खींच करके, मान लो इसको खींच करके इसकी लंबाई दुगनी कर दी गई, यानी जो तुम्हारे पास नया तार आया इसकी लंबाई 2L हो गई। कितनी हो गई, 2L, ठीक है। तो इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो भी चेंज हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। मान लो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A डैश हो गया, ठीक है ना। तो बताओ इसके प्रतिरोध में हुए परिवर्तन क्या होगा। देखो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप कैमरे से जब इधर हट जाते हो ना तो देखते हो, देखते नहीं हैं। चौक इसमें लोड करनी होती है, ये क्या है, बंदूक है, इसमें कारतूस जब तक लोड नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। कई बार इससे चौक क्या हो जाती है, टूट जाती है, और बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है, ठीक है। इसीलिए कुछ नहीं देखते। अभी जब अगर ऑफलाइन में हमसे पढ़ रहे होते तो तुम लोग देखोगे कभी भी किताब को उठा के नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे ही सामने 3-3, 4-4, 5-5, 10 घंटे के लेक्चर ऐसे ले लेंगे, 1 सेकंड के लिए भी किताब नहीं देखेंगे।
और तुम लोग ऐसे कमेंट कर देते हो कि सर बगल में हट रहे हो तो कुछ देख रहे हो। बिल्कुल नहीं, एकदम गलत बात है ये, ठीक है ना। देखो आगे, अगर लंबाई 2l हो गई तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया a', कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा ना तार, तो इसके प्रतिरोध में हुए परिवर्तन को ज्ञात करना है। चलो ठीक है, हम लोग जानते हैं अगर मान लो इसका प्रतिरोध r है तो इसका प्रतिरोध r' है, तो इसका r बराबर क्या हो जाएगा, ρl/a हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा रो, क्योंकि देखो मटेरियल चेंज नहीं हुआ है, उसी तार को खींच दिया गया है, तो जब मटेरियल चेंज नहीं हुआ है तो रो भी चेंज नहीं होगा। लेकिन लंबाई क्या हो गई 2l हो गई, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया a' हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे l' भी लिख सकते हो, l' का मान 2l लिख दोगे, क्लियर है। अब अगर तुम इसको a' का मान निकालोगे a के पदों में, तो तुम्हें प्रतिरोध में परिवर्तन पता चल जाएगा कि लंबाई जब दुगनी हुई है तो प्रतिरोध 4 गुना हुआ है, 5 गुना हुआ है, 6 गुना हुआ है, कितना गुना हुआ है, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम को। पहले तार का वॉल्यूम जो होगा वही दूसरे तार का वॉल्यूम भी होगा, खींच के उसको बढ़ाया गया है, उसकी क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसके वॉल्यूम में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका वॉल्यूम हम लोग जानते हैं कितना होगा, इसका वॉल्यूम होता है V बराबर L इंटू ए, तो इसका भी क्या होगा V बराबर L' इंटू a', इसका L' का मतलब 2l, a' का मतलब तो a' है, सीधी सी बात है। और V बराबर V, दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम है, तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम करेंगे तो क्या हो गया L इंटू ए बराबर L' की जगह पे 2l इंटू a', L से L कैंसिल, a' का मान कितना आ गया, a जो 2 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, यानी a/2, ये आ गया a' का मान। तो इसमें रखेंगे तो r' का मान कितना आ गया, r' बराबर रो 2l बटे a' का मान रखे a/2, तो जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो जाएगा 2/a, और 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से देखो r' बराबर 4 रो l/a है कि नहीं, और रो l/a क्या है r है, क्या है r, तो यहाँ से r' बराबर क्या आ गया 4r आ गया, यहाँ पे r' बराबर क्या आ गया 4r, यानी जो प्रतिरोध है वो 4 गुना बढ़ गया, लंबाई को दुगना करने पर प्रतिरोध 4 गुना हो गया, मतलब क्या है प्रतिरोध 4 गुना हो गया, और प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हो गया 4 गुना का परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार अगर लंबाई को आधा करेंगे, तो लंबाई को आधा करेंगे तो पहले की लंबाई को l, दूसरी की लंबाई को l/2, इसके क्षेत्रफल को a' मान लोगे। सेम कॉन्सेप्ट से तुम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जो कि है अपवहन वेग के ऊपर। अपवहन वेग, अंग्रेजों की भाषा में बोले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग यही बोलेंगे कि जो वेलोसिटी किसकी इलेक्ट्रॉन्स की होती है किसी चालक के अंदर, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेसिकली, लेकिन परिभाषा थोड़ी सी अलग अभी चेंज करेंगे, ठीक है। देखो क्या है, कोई भी चालक तार है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक सेकंड रुको। मान लो कोई चालक तार है, और चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गति कैसे कर रहे हैं, देखो चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली गति करते हैं, कैसे करते हैं रैंडम गति करते हैं। लेकिन उसके पहले समझो, अगर ये चालक जिसकी लंबाई l है और इसका क्षेत्रफल क्या है a है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम v इंटू एल, वॉल्यूम a इंटू एल हो जाएगा, ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई, तो ये क्या निकल आएगा उसका वॉल्यूम निकल आएगा। लेकिन सोचो इसके अंदर टोटल आवेश की अगर बात करें, अगर ऐसा बोला गया कि एकांक आयतन में, किसमें एकांक आयतन में, एकांक एकांक आयतन में, इधर लिखते हैं, अगर बोला गया एकांक
आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n, तो टोटल तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तार में, तो तार में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करोगे तो अगर एकांक आयतन में यानी एक वॉल्यूम में, ठीक है ना, एकांक वॉल्यूम में अगर n है तो टोटल वॉल्यूम में गुणा कर दोगे n का, और टोटल वॉल्यूम कितना है? A इंटू एल इंटू एन, तो पूरे तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? NaL। इस बात को एकदम लॉजिकली समझना कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL, क्योंकि Al क्या है? वॉल्यूम है तार का, ठीक है ना? ठीक है, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ो, तो टोटल तार में कितना आवेश है? Q बराबर मान लो n डैश इंटू ई। टोटल तार में आवेशों की संख्या अगर देखोगे, टोटल तार में n डैश यही है NaL। अब यहाँ पे n तो स्मॉल n हमने एकांक आयतन में मान लिया था, तो Ne नहीं लिख सकते ना, n डैश ई लिख दिए। n डैश का मान कितना है? NaL। तो Q बराबर, टोटल आवेश Q बराबर NaL इंटू ई, ठीक है ना? तो क्या लिख सकते हैं? EaNL, ठीक है ना? ये आ गया टोटल आवेश। क्या आ गया? टोटल आवेश किसके अंदर? इस तार के अंदर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इलेक्ट्रॉनों का वेग ही अपवहन वेग है। यहां से एक मोटा एक क्या निकाल लेंगे? रिलेशन निकाल लेंगे अपवहन वेग और विद्युत धारा के बीच में। तो उसके बाद रियल अपवहन वेग की बात करेंगे हम लोग अभी आगे, ठीक है? मान लो कि इसके अंदर टोटल आवेश Q है और विद्युत धारा इधर ऐसे बह रही है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बह रहे होंगे। मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन इधर है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर टोटल आवेश इस पॉइंट से इधर बह गया होगा जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ पहुंचा होगा, क्लियर ना? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया होगा तो जाहिर सी बात है इसके आगे वाले सारे इलेक्ट्रॉन भी वहां पहुंच गए होंगे, यानी टोटल आवेश Q पहुंच गया होगा। अगर हम बात करें लास्ट इलेक्ट्रॉन की, लास्ट इलेक्ट्रॉन से यहाँ पहुंचने में T समय लिया। कितना समय लिया? T समय। तो उस T समय में इसके अंदर जितना भी टोटल आवेश था, टोटल आवेश बह गया, यानी उस T समय में Q आवेश बह गया। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर Q बटे T हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे T। अंतिम इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पहुंच गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के आगे वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स तो बह ही गए, तो क्या हो जाएगा? I बराबर Q बटे T। और Q का मान कितना है? EaNL और बटे T। अब समझना इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी की बात समझना। इलेक्ट्रॉन यहां से, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, ठीक है? उसने दूरी कितनी तय की? L दूरी तय की। उस समय कितना लिया? T समय लिया। तो क्या चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी L चली और समय T लगा, तो क्या वेलोसिटी L बटे T नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? सीधी सी बात है। L बटे T को क्या लिखेंगे? VD लिखेंगे, ठीक है? ठीक है, इसको लिख लो, हम इसको रफ कर रहे हैं। यहां से क्या निकल के आया? I बराबर EaN और यहां पे क्या है? VD, ठीक है ना? इसको थोड़ा एक लय में बनाने के लिए I बराबर NeaVD ऐसे बोल देते हैं। ये फॉर्मूला निकल के आ गया, I बराबर NeaVD। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए। हम लोगों ने इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिखाई है इसको निकालने के लिए। किसी को अगर कोई दिक्कत हुई तो वो जाकर के रिपीट में लेक्चर को देख ले, तो वो शायद समझ जाएगा उस चीज को, ठीक है ना? चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात और आगे करते हैं। हकीकत में इलेक्ट्रॉन्स कोई भी किसी चालक तार के अंदर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया ना कि इलेक्ट्रॉन इस कोने से उस कोने तक पहुंच गया, उसने इतना टाइम लिया, इतनी दूरी तय की, VD बराबर L बटे T हो गया। ये एक रियल लाइफ में ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैरी होता है ये समझो। अगर हम हीट की बात करें
तो एक इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ से यहाँ हीट भेजनी है तो यहाँ से इसने हीट ली और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या, इसको काइनेटिक एनर्जी मिली और ये चला, इसको टक्कर हुई और ये आगे बढ़ गया। इस इलेक्ट्रॉन्स ने इस आगे वाले को टक्कर दी और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में आ गया और फिर इसने अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी आगे शेयर कर दी और इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी आगे शेयर कर दी। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी शेयर होती है। और किसी चालक के अंदर यहाँ पे अगर गर्म करोगे तो यहाँ पे गर्म, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं जा रहा है उस एनर्जी को कैरी करते हुए, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, ये थोड़ा आगे बढ़ा, इसने अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दिया और खुद विराम में आकर के बगल वाले को अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी दे दिया और वो आगे बढ़ गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। तो विद्युत ऊर्जा भी इसी प्रकार शेयर होगी, बस जस्ट रिवर्स रहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रिसिटी इधर बह रही है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर बहेंगे, लेकिन उसी प्रकार से बहेंगे, टक्करों के माध्यम से बहेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम गति इसलिए करते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको भागने के लिए एकदम खाली रोड मिल जाए, सपाट रोड नहीं, बीच बीच में पॉजिटिव भी चार्ज रहेंगे, बीच बीच में नाभिक रहेंगे, परमाणु रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं है कि सीधा सीधे सीधे मिल जाएं, तो एक दूसरे में जब टक्कर करेंगे तो वो सीधा सीधा भागेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं है, वो एकदम रैंडम भागेंगे इधर उधर। तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी, सारे इलेक्ट्रॉन्स, मान लो टोटल इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन है, कितने हैं, कैपिटल एन, तो अगर इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन है तो क्या होगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स यानी एन इलेक्ट्रॉन्स का वेग, यानी पहले इलेक्ट्रॉन्स का वेग, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का वेग प्लस तीसरे इलेक्ट्रॉन्स का वेग प्लस चौथे इलेक्ट्रॉन्स का वेग और बटे कैपिटल एन, और इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जिसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर मान लो एवरेज वेलोसिटी को वी एवरेज मान रहे हो तो वी एवरेज बराबर पहले इलेक्ट्रॉन्स का वेग v1, दूसरे का v2, तीसरे का v3 और प्लस चौथे का v4 डॉट 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 vn और बटे कैपिटल N बराबर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं v एवरेज बराबर 1/n समेशन i इक्वल टू 1 और ये कहाँ तक जाएगा, कैपिटल N तक, और v i बराबर शून्य। ये समेशन एक रिप्रेजेंटेटिव होता है इस चीज को लिखने का, ये यही सेम चीज लिखी है 1/n, तो ठीक है। ये इसका क्या मतलब है, समेशन i इक्वल टू 1 और n, इसका मतलब ये है कि i का मान पहले 1 रखोगे, फिर +2 रखोगे, फिर +3 रखोगे, +4 रखोगे और कहाँ तक रखोगे, कैपिटल N तक रखोगे। ठीक है ना, ठीक है। इस बात को समझ गए होगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गति करते हैं, ऐसे भागते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से मान लो चला, ऐसे भागा, ऐसे भागा, ऐसे भागा, ऐसे भागा, ऐसे भागा, ऐसे भागा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम गति करते हैं। लेकिन फिर भी वो अपना कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो कर ही देगा। अगर यहाँ से वो चला, रैंडम गति भी किया, इलेक्ट्रॉन्स टक्कर मार के, तो अपने से कुछ आगे डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाएगा और फिर वो टक्कर दे करके दूसरे का भी कुछ डिस्प्लेसमेंट, तीसरे का भी। इस प्रकार एनर्जी कुछ तो खर्च होगी, हीट के फॉर्म में कुछ बाहर तो निकल आएगी, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगी, आगे चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। ये कोई चालक तार है, ध्यान से देखना इस बात को, ये कोई चालक तार है और ये इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो ई लग रहा है। कितना लग रहा है, ई। तो हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू एम ए, क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा F/m, यही बात होगी ना। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल कितना बल लग रहा होगा, जब हम लोग बल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहुंचते हैं। शुरुआत में हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई, और यहाँ Q क्या है, आवेश E, E मतलब मूल आवेश माइनस E। तो यहाँ पे अगर हम लोग F निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बल निकालेंगे, तो F बराबर -E इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E। ठीक है ना, तो F बराबर -E इंटू ई हो गया। और अगर त्वरण की बात करें, त्वरण A बराबर F/m, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बल कितना लग रहा है, -EE/m करोगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो गया, m। तो ये आ गया एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -EE/m।
ठीक है ना, ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम लोग जब निकालते हैं वेग बराबर, तो v बराबर क्या करते हैं, a इंटू टी। अब देखो बात को समझना, अगर हम t की बात करें तो टी आई बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, टी आई। तो v बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू टी आई। टी आई क्या है, किसी एक इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, मान लो सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन्स के चलने में जो समय लगा उसका एक्सीलरेशन। सारे इलेक्ट्रॉनों का एक्सीलरेशन सेम है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स सेम लग रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सेम है और सारे इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान सेम है, तो उनका एक्सीलरेशन सेम है। लेकिन वो कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा चल रहा होगा, कोई ज़्यादा चल रहा होगा, अलग अलग दूरी चल रहा है, तो वो समय अलग अलग ले रहा है। मान लो पहला इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो उसके लिए टी आई का मान क्या ले लोगे, 1 ले लोगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, v1 बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू टी वन। v2 बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू टी टू। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम लोग टॉर्क के बराबर में लिख दें, टाउ क्या होता है, टाउ होता है विश्रांत काल, टाउ। और टाउ क्या होता है, सारे टक्करों का औसत समय। अभी समझ में आएगा टक्कर की बात क्या हो रही है, ठीक है ना। टक्करों का अगर बाला जाए तो यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn और बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल N। ये क्या है, औसत समय निकाल लिए, n इलेक्ट्रॉन्स का औसत समय चलने में, ठीक है ना, इसे टॉर्क बोलते हैं। और जब तुम टी आई की जगह पर टाउ रखोगे तो ये v क्या हो जाएगा, vd हो जाएगा। तो इसी को देखो, vd बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह पे तो ये रखोगे माइनस ई बटे m, और टी आई की जगह पे क्या रख दोगे, टॉर्क रख दोगे, और ये आ गया vd का मान। vd बराबर क्या आ गया, ई टाउ बटे m, ठीक है ना। टाउ क्या है, विश्रांति काल। क्या है, विश्रांति काल। देखो समझते हैं विश्रांति काल, इसको लिख लो, टाउ क्या है, विश्रांति काल। और या इसको एक नाम और देते हैं, टक्करों का औसत समय। टक्करों का औसत समय, टक्करों का औसत समय। या तो बोलेंगे विश्रांति काल, या तो बोलेंगे टक्करों का औसत समय। देखो टक्करों का औसत समय क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है और वो चल करके कुछ दूरी पे चला, उसने T1 समय लिया और चल के दूसरे इलेक्ट्रॉन में टकराया, ये हो गया एक टक्कर का समय। और विश्रांति क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला और इसमें टकराया और इसने क्या लिया, एक समय लिया T1, और उसके बाद ये विश्राम अवस्था में आ गया, रुक गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन आगे चला, तो इसी को विश्रांति काल बोल दिए। इसी को क्या बोल दिए, इसी को बोल दिए एक टक्कर का समय। अब ये दूसरी टक्कर क्या होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन चलने लगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया और रुक गया, ये दूसरी टक्कर हो गई, वो तीसरी टक्कर। तो टक्करों का औसत समय बोलो चाहे विश्रांति काल बोलो, सब बातें सेम हैं। बस हम लोग वहां पे क्या ले लिए, vd इसलिए ले लिए क्योंकि सोचो T1 T2 T3 T4 T5 डॉट डॉट Tn बटे n, ये औसत समय आ गया। लेकिन T1 T2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, T1 T2 में बहुत कम डिफरेंस है। इसीलिए बोला जा रहा था कि ये लॉजिक से थोड़ा सा क्या चली जाएगी, डीप बात चली जाएगी, इसलिए एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। उस माइक्रो के अंदर, उस चालक के अंदर क्या चल रहा है, ये हकीकत में कोई नहीं जान रहा है, सिर्फ प्रेडिक्शन पे बात चल रही है। किस पे बात चल रही है, प्रेडिक्शन पे। और ऐसी हवाई बातें होंगी कि नहीं होंगी, इसीलिए बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर ना डाल करके एक्सेप्ट करके चीज़ों को चलो। ये 1-2 लेक्चर एक्सेप्ट करके चलोगे तो ज़िंदगी में आसानी रहेगी, ठीक है ना। और समझाने के लिए हर वो बात समझाई गई जो तुम्हारे लिए क्या थी, जरूरी थी। तो अगर समझ में आ रही है तो भी अच्छी है, नहीं आ रही तो एक्सेप्ट करके समझो तो समझ में आ ही जाएगी। तो तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, बेसिकली क्या आ गया फॉर्मूला आ गया, vd बराबर e टाउ बटे m, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ठीक है। और बस इतना ही करते हैं और आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे समाप्त। पढ़ाई लिखाई करते रहो, मेहनत करते रहो और बने रहो ALD स्टडी के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।